हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर अपन लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो लास्ट पेपर हुआ है 2025 वाला, उसके अंदर जो सेकेंड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि आपकी क्लासिफिकेशन और बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आज अपनी क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अपन देखेंगे कि जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है या बेसिक क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था पिछले एग्जाम के अंदर कि कैटलॉग शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई है। तो अपन जैसे सिलेबस के अंदर देखें तो सिलेबस के अंदर आपको जिस तरह से सिलेबस को डिफाइन किया गया है, तो उसके अंदर कैटलॉगिंग से रिलेटेड और एक आपके बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड बेसिकली पूछा गया उसके अंदर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कैटलॉग से रिलेटेड ही है। तो आपको ये देखो 2022 के अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था डिक्शनरी से रिलेटेड कि डिक्शनरी है वो उसका जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से जो शब्द है इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस के अंदर उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कैटलॉग शब्द हो गया, इंडेक्स शब्द हो गया, या बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है वो शब्द हो गया, और क्लासिफिकेशन शब्द हो गया। तो ये कौन सी भाषा से रिलेटेड है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कैटलॉग के बारे में अपन बात करें तो कैटलॉग जो शब्द है वो आपका कैटालोगस है, इस शब्द से मिलकर बना हुआ है। और कौन सी भाषा का शब्द है ये देखें तो यूनानी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा का शब्द है आपका कैटलॉग शब्द। और इन दोनों अपन देखें कैटलॉग जो है कैटालोगस से मिलकर बना हुआ है। तो जो दो शब्द हो गए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो आपका कैटा हो गया और दूसरा का हो गया लोगस। तो इसमें आपको दोनों का अर्थ भी ध्यान में रखना है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है के अनुसार, और इसका अर्थ होता है वो होता है क्रम। तो इस तरह से इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है क्रमानुसार। तो इस तरह से दोनों शब्द है आपको ध्यान में रखने हैं। और बाकी जैसे अपन बात करें, जैसे आप देखोगे बिब्लियोग्राफी है तो उस शब्द को भी आपको ध्यान में रखना है कि बिब्लियोग्राफी जो शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है या किस शब्द से उत्पत्ति हुई है उसकी। तो इसकी की उत्पत्ति हुई है, बिब्लियन शब्द होता है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये कौन सी भाषा का शब्द है इसके बारे में बात करें तो ये भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन इंडेक्स के बारे में बात करें, इंडेक्स शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो इंडेक्स जो शब्द है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और इंडिकेयर इसका एक शब्द होता है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से ये है, आपको ध्यान में रखना है शब्दों के बारे में सब कि कौन से भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है और कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन अपन ने देखा, इसका आंसर है आपका कैटालोगस। तो कैटालोगस आपको ध्यान में रखना है, कैटलॉग शब्द है वो कैटालॉग से बन के बना हुआ है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अपन देखें तो ये भी आपका जो है कैटलॉग की परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो कई विद्वान है जैसे सीए कटर हो गया, जेडी ब्राउन हो गए, एस आर रंगनाथन हो गए, तो इन्होंने क्या बात बोली है कि कैटलॉग शब्द है उसको किस तरह से परिभाषित करा है। तो उसके बारे में ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें अपन देखें जो ये परिभाषा किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो इसमें दस्तावेजों की एक सूची जो कि एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। तो ये निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है, ये बात किसने कही है तो ये आपको ध्यान में रखना है। सीए कटर ने इस तरह से ये शब्द का प्रयोग किया है कि निश्चित योजना के अनुसार जो कैटलॉग होता है वो व्यवस्थित होता है। जो सूची होती है पुस्तकालय सूची वो एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। और फिर अपन बात करें तो इसमें आप देखोगे जेडी ब्राउन के बारे में देखें अपन कि जेडी ब्राउन ने क्या कहा है या एस आर रंगनाथन ने क्या कहा है। तो इनके जो शब्द है ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी परिभाषा। जेडी ब्राउन ने कहा है कि एक तर्कसंगत और एक आपकी सुव्यवस्थित सूची होती है, एक सुव्यवस्थित तालिका या कुंजी होती है, ये जेडी ब्राउन ने कहा है। और एस आर रंगनाथन के बारे में अपन बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो पुस्तकालय सूची होती है वो एक उपकरण होती है जिसकी हेल्प से जो बुक्स है उनको जमाया जाता है। तो इस तरह से शब्दों को आपको पकड़ के ध्यान में रखना है। जैसे कैटलॉग हो गया या फिर क्लासिफिकेशन हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो परिभाषा होती है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो शब्द है जैसे इंडेक्स है तो इनसे रिलेटेड जो परिभाषा है वो आपको इतने ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लासिफिकेशन और कैटलॉग है उससे रिलेटेड जो परिभाषा है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है वो सीए कटर के द्वारा दी गई है कि दस्तावेजों की एक सूची जो कि एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है, और यह एक ग्रंथ सूची के इस प्रकार भिन्न होती है कि ये पुस्तकालय संग्रह की जो पुस्तकों की सूची होती है, यानी कि जो ये पुस्तकालय से रिलेटेड ही सूची होती है इसकी जो अपन बात करें पुस्तकालय तक ही सीमित होती है जो कैटलॉग होता है। तो ये इस तरह से परिभाषा दी है सीए कटर ने। उसके बाद में अपन देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि पुस्तकालय सूची कार्ड का जो सार्वभौमिक रूप है यानी कि जो यूनिवर्सल रूप है कैटलॉग कार्ड का, उसका आकार क्या होता है। तो आकार के बारे में आपको ध्यान रखना है। कैटलॉग कार्ड के आकार के बारे में अपन बात करें तो जैसे अपन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में देखें या AACR2 के बारे में देखें, तो जिसके अंदर जिस कार्ड का प्रयोग किया जाता है उन सूचीकरण के अंदर, उन कैटलॉग के अंदर जिस कार्ड का प्रयोग किया जाता है उसकी साइज जो होती है वो एक फिक्स होती है, और उसकी साइज होती है 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इंचेज में अगर आपसे पूछा जाए तो 5 इंच इंटू 3 इंच,
तो ये इसकी साइज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है ये साइज के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा सीप कैटलॉग होता है एक आपका, तो सीप कैटलॉग की जो साइज होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी साइज होती है आपकी 15x10 सेंटीमीटर, और अगर अपन इंच में देखें तो ये होती है आपकी 6x4 इंच। तो ये आपको ध्यान में रखना है कार्ड की जो साइज है उनके बारे में। तो कार्ड कैटलॉग की साइज तो आपकी ये वाली हो गई, और सिप कैटलॉग है इसकी साइज ये होती है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जब किसी मानकीय सिद्धांत है उसको प्रमुख विषय के प्रथम क्रम में विभाजित किया जाता है, तो ये फर्स्ट डिवीजन होता है या फर्स्ट ऑर्डर में जब इसको डिवाइड किया जाता है तो लागू किया जाता है, तो उससे क्या कहा जाता है। तो आपको नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के अंदर मैंने जब क्लास ली थी तो उसके अंदर भी समझाया था, जो अपनी ऐप के अंदर क्लास हो रही है उसके अंदर मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया था। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उनको बेसिकली तीन जो है लेवल्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। सबसे पहला लेवल होता है वो लो होता है, जो कि मेन सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है। और फिर सेकंड जो लेवल है, यानी कि अपन बात करें जो मेन सब्जेक्ट का फर्स्ट ऑर्डर है उसको बोला जाता है कैनन, और सेकंड ऑर्डर या फिर उससे नीचे के जो ऑर्डर होते हैं उनको कहा जाता है प्रिंसिपल। तो इस तरह से इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका कैनन कहा जाता है। और इसी पेपर के अंदर आपसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर पूछा गया था कि सेकंड ऑर्डर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो सेकंड ऑर्डर होता है उसको कहा जाता है आपका प्रिंसिपल। सेकंड या फिर उससे रिलेटेड इससे नीचे के जो ऑर्डर होते हैं उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। मेन सब्जेक्ट होता है उसको उसके रिलेटेड जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होते हैं उसको लो कहा जाता है। और फिर अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो होते हैं उनको कहा जाता है कैनन। तो बस ये सिर्फ है नाम है, जैसे हम आप देखोगे मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उसको लो कहा जाएगा, और फिर अपन मेन सब्जेक्ट जैसे मान लो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई वो है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल उसको लो कहा जाएगा। फिर उससे नीचे अपन चले क्लासिफिकेशन या कैटलॉग, तो उससे रिलेटेड जितने भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उनको कैनन कहा जाएगा। और उससे नीचे अपन बात करें जैसे क्लासिफिकेशन या कैटलॉग के अंदर कोई चीज़ है तो उससे रिलेटेड जो भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होंगे उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इस तरह से तीन जो है लेवल्स के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, और ये आपसे क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में अपन पांचवें क्वेश्चन पे चलें। तो इसके अंदर क्या पूछा गया था, तो एक ऐसी सूची जिसमें विषय की जो प्रविष्टियां होती है दस्तावेजों का वर्गीकरण संख्या जो होती है उसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो ये इसमें पूछा गया है जो क्लास नंबर होता है उसके अनुसार किस कैटलॉग है उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो क्लासिफाइड कैटलॉग होता है उसको आपके क्लास नंबर है उसके हिसाब से बांटा जाता है या उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको जब क्लास के अंदर भी बताया था कि जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग होता है उसका आधार क्या होता है, तो क्लास नंबर या फिर कॉल नंबर अपन बात करें तो वो आधार होता है। क्योंकि जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग होता है उसके अंदर जो मेन आप देखोगे जैसे अपन सीसी के बारे में बात करें ACR2 के बारे में, तो उसमें जो होता है स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका वो लिखा हुआ होता है कि कॉल नंबर या क्लास नंबर होता है वो लिखा जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कॉल नंबर क्लास नंबर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि जो इसका आधार है वो आपका कॉल नंबर या क्लास नंबर है क्लासिफाइड कैटलॉग का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी अगर अपन बात करें जैसे अपन ने क्लास के अंदर भी देखा था कि क्लासिफाइड कैटलॉग होता है जिसको दो तरह से बांटा जाता है, एक तो इसमें होती है नंबर एंट्री और एक आपकी होती है वो होती है वर्ड एंट्री। तो इस तरह से अपन ने जब वो देखा था तो उसके अंदर भी बात करी थी कि एक तो आपकी नंबर एंट्री होती है और एक आपकी वर्ड एंट्री होती है। तो इस तरह से दो तरह के एंट्रीज के अंदर इसको बांटा जाता है क्लासिफाइड कैटलॉग को। डिक्शनरी कैटलॉग होती है उसके बारे में अपन ने देखा था कि उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सब अपन ने बात करी थी। 5 टाइप की डिक्शनरी कैटलॉग होता है और वो सब चीज़ें जो है आपका सब्जेक्ट आपका अल्फाबेटिकल कैटलॉग होता है वो अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें FRBR के बारे में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है ये थोड़ा मतलब कि समझ के आधार पर करने वाला क्वेश्चन भी था, और इसमें पूछा गया था आपसे कि FRBR जो है उसके गुण और संबंध यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप है उनको 2004 के अंदर किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आप अगर ढंग से आपको पता होता तो SR रंगनाथन है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो उनकी जो मृत्यु है वो 2000 से पहले हो गई थी। और उसके बाद में CA कट्टर के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु भी बहुत पहले हो गई थी। तो इसके अंदर दो ऑप्शन तो आप आराम से काट सकते थे, और उसके बाद में बचते हैं आपके दो ऑप्शन। तो इसमें से आप अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाते हैं तो टॉम डेल्सी के बारे में आपको पता हो सकता था। और बाकी अपने क्लासेस के अंदर भी बात करी है कि टॉम डेल्सी है उनके द्वारा जो है आपके जो इसके अंदर बात करें एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप है इसके बारे में बताया गया है FRBR के। तो FRBR का जो विकास है यानी कि FRBR किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आपका नाम आता है KG सोर का, और ये 1998 है इसके अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था। और ये इफ्ला जो एक संस्थान है तो इसके द्वारा इसका मतलब कि बनाया गया था इसको। ये बात अपन देखते हैं FRBR जब पढ़ते हैं तब। और इसके अंदर अपन ने अभी बस ये इसके अंदर ये चीज़ नहीं पूछी गई कि किसके द्वारा विकास किया गया, इसमें पूछा गया इसके गुण और जो रिलेशनशिप्स है तो उनको किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया था 2004 के अंदर। तो इसमें नाम आता है एक तो टॉम डेल्सी का, एक बारबरा डी आते हैं उनका आता है, और एक एलन नाम से आते हैं। तो इन तीनों चारों के बारे में अपन ने बात करी थी क्लासेस के अंदर। तो ये जो है इनके द्वारा इसके रिलेशनशिप है वो मॉडल बनाया गया था।
तो FRBR के बारे में अपन ने देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथ सूची मानक है वो गैर पुस्तक सामग्री है, इसके लिए नहीं है। यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन बुक मटेरियल है उससे रिलेटेड कौन सी जो ISBD का टाइप होता है वो नहीं होता है। तो आपको पता है नॉन बुक मटेरियल जो होता है वो कौन सा टाइप होता है। इसके अंदर आप देखोगे एम के बारे में बात करें अपन ISBD, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि ISBD जो होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे जो भी मटेरियल होता है उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग टाइप के ISBD बनाए गए हैं। जैसे बुक होती है तो बुक के अंदर आपके जो है उसका जो डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है वो अलग तरह से बनता है। और अगर अपन बात करें कि उसके अंदर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है या फिर अलग तरह की प्रिंटेड म्यूजिक है, और उससे रिलेटेड अगर अपन बात करें सीरियल्स है यानी कि जो मैगजीन्स होती है, तो उनसे रिलेटेड जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग तरह से बनते हैं। इसके लिए आपके अलग अलग टाइप के जो ISBD है उनको बनाया गया है। तो इसमें अपन देखें कि इसमें पूछा गया कि नॉन बुक मटेरियल है उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो आपका जो ISBD एम है वो नॉन बुक मटेरियल से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि ये जो है आपका बुक से रिलेटेड होता है। ठीक है, नॉन बुक से रिलेटेड नहीं होता, ये बुक से रिलेटेड होता है। एम का मतलब होता है या फिर मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ होता है वो बुक से रिलेटेड होता है, जो आपकी फिजिकल बुक्स आती है उनसे रिलेटेड। और इसके अंदर फिर ऑप्शंस में आप देखोगे तो यहाँ पे ISBD CF के बारे में दिया गया है। यानी कि CF का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होती है आपकी कंप्यूटर फाइल्स। और इसमें आप देखोगे ये आपके PM दिया गया है ISBD, जिसका प्रिंटेड म्यूजिक होता है। तो ISBD के अंदर आपको जो है ये अलग अलग टाइप्स है, इनके बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है। ISBD आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है कि ISBD है वो उसको मतलब कब विकास हुआ था और कैसे कैसे इसका विकास हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है। तो ISBD M के बारे में अपन देखें तो 1974 में इसका विकास हुआ था। और ISBD CF है तो इसके बारे में देखोगे तो 1990 के अंदर इसका विकास हुआ था। और उसके साथ साथ में प्रिंटेड म्यूजिक के बारे में अपन देखें तो 1980 के अंदर इसका विकास हुआ था। तो इस तरह से ISBD के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में आपको एक एक के बारे में ध्यान रखना है। ISBD M कब आया, S कब आया, G कब आया, उसके अलावा A कब आया, और जो अलग अलग टाइप के CF हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो गया, उसके अलावा कंटिन्यू रिसोर्सेज हो गया और प्रिंटेड म्यूजिक हो गया, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथ सूची मानक है वो बुक नॉन बुक मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। तो आपका इसमें ISBD M है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है आपका जो मार्क है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मार्क की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, जो होती है इसकी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। मशीन रीडेबल कैटलॉग इसकी नहीं होती, कैटलॉगिंग से होती है इसकी फुल फॉर्म पूरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो फुल फॉर्म्स है जैसे ISBD की फुल फॉर्म हो गई, FRBR हो गया, मार्क हो गया, और उसके अलावा भी आपके जो और होते हैं RD हो गया, AACR2 हो गया, CCC हो गया, तो ये फुल फॉर्म जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इंडेक्सिंग में अपन बात करें प्रेसिस हो गया, पॉप्सी हो गया, तो इन सब जो है इनकी फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्विक की रखनी है। तो जो फुल फॉर्म्स होती है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हो आप, मार्क से रिलेटेड आ गया। उसके अलावा RDS से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो अपन आगे देखेंगे। फिर ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इस मार्क की फुल फॉर्म है ये आपको पता हो गई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये पूछा गया ISBD G है वो कब प्रकाशित हुआ। तो ISBD के अंदर जितने अलग अलग टाइप्स है वो आपको सबकी उसकी डेट ध्यान रखनी है, उनकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले भी पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर और लास्ट में पूछा गया था। तो इसमें अपन बात करें ISBD G है वो कब प्रकाशित हुआ है, तो ये 1977 इसके अंदर प्रकाशित हुआ था। और ISBD G है वो बेसिकली आपका इसकी फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो इसका होता है आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इसकी फुल फॉर्म हो गई। और उसके अंदर आप देखोगे G है उसका मतलब होता है जनरल, तो जनरल इससे रिलेटेड होता है। और 1977 है इसके अंदर इसका विकास हुआ था। और जो ISBD G है वो बेसिकली किसी टाइप के मटेरियल से रिलेटेड ना होकर जो AACR2 है उसका आधार होता है। तो AACR2 जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि क्यों बोला जाता है कि ISBD G है वो AACR2 का आधार है, क्योंकि उसमें जिस तरह से डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है AACR2 में, तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली जो ISBD में डिस्क्रिप्शन बनता है उससे रिलेटेड होता है। और जैसे एरियाज के बारे में अपन ने बात करी ISBD के अंदर की 8 टाइप के एरियाज होते हैं ISBD G के अंदर, तो वो उसी तरह के एरियाज है उसमें डिफाइन किया जाता है AACR2 में। तो वो अपन ने क्लासेस के अंदर अच्छे से देखा था। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप चाहो तो जैसे ऐप है अपना एस्पिरेंट्स एकेडमी के नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और उसी के साथ में अपन बात करें तो आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अलावा जो कमेंट पिन कमेंट है उसमें भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको जो फ्री मटेरियल है उसके अंदर प्रीवियस ईयर का एक बना हुआ है फोल्डर या फिर कोर्स बना हुआ है, तो उसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, जिसके अंदर 2025 का, 22 का, आपका 20 वाला और 18 वाला पेपर मिल जाएगा। तो उसमें आप 25 वाले पेपर में जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा पेपर का टेस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हो इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में अपन बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपका है 10th क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन देखें तो AACR2 है। इसके अंदर पूछा गया है AACR2 का जो तीसरा संस्करण है, उसमें तीसरा संस्करण बनाने के बजाय इसको पूरी तरह से एक नया कोड है उसको विकसित किया गया था। तो वो किस नाम से विकसित किया गया था ये पूछा गया। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है RDA के नाम से इसको विकसित किया गया था। AACR2 के बारे में अपन बात करें तो AACR है वो बेसिकली सबसे पहले AACR आया था, जो कि आपका AACR फर्स्ट आया था, जो कि अपन बात करें तो 1967 के अंदर आया था। उसके बाद में जो AACR2 है वो आया, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है AACR के अंदर। तो AACR2 है जो आया था आपका 1978 के अंदर। उसके बाद में अपन देखें AACR2 है उसका एक और रिवीजन आया था, तो AACR2R बोला जाता है इसको। और ये है आपका 3 बार आया था, यानी कि 1988 के अंदर आया, 1998 के अंदर आया, और फिर 2002 के अंदर आया। और फिर उसके बाद में जो है इसका AACR3 ना करके इसको चेंज करके RDA कर दिया गया। तो RDA इसलिए किया गया था क्योंकि इसको AACR2 था वो बेसिकली पहले था जो आप अपन बात करें कार्ड कैटलॉग या फिजिकल फॉर्म में बनाया जाता था, और बाद में फिर इसको कंप्यूटर के आधार पर बनाया जाने लग गया। तो ये RDA है, इसके रूप में इसको लास्ट में विकसित किया गया था, और 2010 के अंदर इसका विकास हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। RDA की फुल फॉर्म है वो भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, और मैंने आपको बताया कि जो फुल फॉर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे FRBR की फुल फॉर्म है आप लिखी हुई है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है। और RDA की अगर अपन देखें तो इसकी फुल फॉर्म है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इस एग्जाम के अंदर RDA की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो वो अगले वाले क्वेश्चन में अपन देखेंगे। तो ये चीज़ हो गई कि आपको ये जो है ध्यान में रखना है सब चीज़ें, कि जो इसका विकास है वो किस तरह से हुआ। AACR2 भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और AACR2 के साथ साथ में CC भी है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अपन जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में एक बार मतलब कि डिस्कस कर लेंगे कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेकंड यूनिट में। बाकी अभी आपके पास टाइम है तो आप सभी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जाम के लास्ट में भी जो है वो कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए वो अपन बात कर लेंगे। तो इस तरह से अपन ने 10वां क्वेश्चन देख लिया कि जो है किससे रिलेटेड होता है और क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर। फिर अपन देखें तो आपके लिए एक वो है कि आप जैसे इन क्लासेस के अंदर आप देख सकते हो, तो ये जो आपका अपना कोर्स है लाइब्रेरियन का, यानी कि जो आपका रैंकर्स बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। इसके अंदर अपन ने जो सेकंड यूनिट है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, और लगभग आपकी है जो 25 क्लासेस के अंदर 25 क्लासेस के अंदर अपन ने इसको है पूरा पढ़ लिया है जो अपना सेकंड यूनिट है। और इसके अंदर अपन ने रिवीजन भी कराया है, जो भी जितना भी पढ़ा था उसका अच्छे से रिवीजन कराया है। उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है डेली एक, और आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है डेली की। और उस तरह से आप अच्छे से इसमें देख सकते हो, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपका मन हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो लाइब्रेरियन के लिए, तो आप सेकंड ये जो आपका मतलब कि कोर्स है वो ले सकते हो। ये आपका बेसिकली जो सेकंड पेपर है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक पेपर है इसके अंदर, जिससे रिलेटेड इसके अंदर वीडियोस है, इसके अंदर क्लासेस है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको सेकंड पेपर पढ़ना हो तो आप इसको ले सकते हो। अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन देखिए 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो 11वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो इसके अंदर अपन जल्दी जल्दी थोड़ी बात कर लेते हैं। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सूची कोड में जो संपादक है और अनुवादक है उनको दस्तावेज का जो विषय वस्तु है उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति नहीं माना जाता। तो कौन सा ऐसा कोड होता है जिसके अंदर जो आपका अपन बात करें एडिटर है या ट्रांसलेटर है उसको उत्तरदायी नहीं माना जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। तो AACR2 है, उसके अंदर जो एडिटर या फिर अपना ट्रांसलेटर, यानी कि अपन बात करें कोलैबोरेटर जो होता है, कोलैबोरेटर है उसको मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। तो AACR2 के अंदर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो AACR2 की जो एंट्री बनती है उसके अंदर क्या होता है, अगर ऑथर है आपका किसी बुक का, तो ऑथर अगर कोई प्रॉपर ऑथर है तो ऑथर के नाम से हेडिंग बनाई जाती है। और अगर ऑथर ना होकर अगर उसका कोई कोलैबोरेटर है या फिर ट्रांसलेटर एडिटर, यानी कोलैबोरेटर के अंदर सब चीज़ें आ जाती है, जो भी उस बुक के अंदर हेल्प करने वाला है, तो वो ही सिर्फ अगर उस बुक का है तो उसके नाम से एंट्री ना बनकर टाइटल के नाम से एंट्री बनती है। वो अपन ने देखा था क्लासेस के अंदर। तो ये चीज़ है, इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो अगर इसमें एडिटर या ट्रांसलेटर हो तो उसके नाम से कौन सा ऐसा कोड होता है जिसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। तो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान के टाइटल के नाम से एंट्री बनती है। तो उसके अंदर अपन ने देखा है क्लास के अंदर कि अगर कोलैबोरेटर हो तो भी टाइटल के नाम से एंट्री बनेगी, अननोन ऑथर होगा तो भी उसके टाइटल के नाम से एंट्री बनेगी, और अगर 3 से ज़्यादा ऑथर होंगे किसी बुक के, 3 से ज़्यादा यानी कि 3 तक होंगे तो ऑथर के नाम से बनेगी, अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर आपकी जो एंट्री बनती है वो टाइटल के नाम से बनती है। तो ये अपन ने बात कर ली थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन बात करें RDA की फुल फॉर्म क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये पूछा गया है FRBR का जो है रिलेशनशिप मॉडल है उसको कब डेवलप किया गया, मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये इफ्ला के द्वारा डेवलप किया गया था 1998 के अंदर, और इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति है उनका नाम आता है KG सॉर के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है।
और फिर अपन आगे बढ़े तो इसमें पूछा गया आपका कि AACR2R है उसको उसका जो रिवाइज एडिशन है वो कब प्रकाशित किया गया था। तो ये मैंने आपको बताया। जो FR अपन देखें AACR2 है उसको तो बनाया गया था आपका 1978 के अंदर, और जो AACR2R है उसको बनाया गया था 1988 के अंदर, और इसके बाद में भी इसका 1998 है और 2002 है। इसके अंदर इसके 3 एडिशन आए थे अलग अलग। तो आपसे कोई भी डेट पूछी जाए तो उसमें आप लगा सकते हो आसानी से इसको। फिर अपन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता है उसके अंदर जो कैटलॉग बनाया जाता है उसको किस फॉर्म के अंदर बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में जो सूची है वो किस रूप में छपती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रिंटेड बुक फॉर्म है उसके अंदर छपती है, क्योंकि जो अपन ने बात करी थी टाइप्स ऑफ कैटलॉग के बारे में, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग के अंदर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल फॉर्म है उसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल होता है, एक नॉन ट्रेडिशनल होता है, यानी कि कन्वेंशनल होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। तो कन्वेंशनल फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर कई टाइप के होते हैं, जैसे कार्ड कैटलॉग हो गया, सिप कैटलॉग हो गया, और उसके अलावा जो है ये आपका प्रिंटेड बुक या फिर रजिस्टर कैटलॉग होता है। तो प्रिंटेड बुक के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर बड़े लाइब्रेरी होती है, कोई बड़ा संग्रहालय होता है, कोई पुस्तकालय होता है, तो उसके अंदर जो कैटलॉग बनाया जाता है वो आपका प्रिंटेड बुक के रूप फॉर्म में बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैटलॉग होता है वो बेसिकली आपका एक तरह का दस्तावेज के रूप में काम किया जाता है उसके अंदर। उसमें कैटलॉग की हेल्प से आप कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, उसमें सिर्फ ये होता है कि वो एक दस्तावेज के रूप में होता है कि लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स है, तो उनको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर ही बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कार्ड कैटलॉग है और सिप कैटलॉग है उसके बारे में अपन ने उसके अंदर डिटेल से बात करी थी। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कोलकाता में, तो उसके अंदर जो कार्ड कैटलॉग है उसके अंदर जो कैटलॉग बनाया जाता है वो आपका प्रिंटेड बुक की फॉर्म में बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप है वो प्रसूची का एक उदाहरण नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो फिजिकल फॉर्म की अपन बात करें या कन्वेंशनल फॉर्म की, तो वो आपका एक तो बाउंड रजिस्टर फॉर्म होती है, उसके अलावा जो प्रिंटेड बुक है वो आता है, और कार्ड कैटलॉग है, ये आपके होते हैं कन्वेंशनल फॉर्म। और जो ऑनलाइन ये आपका ओपेक होता है, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, या एक तरह से ये आपका जो है कंप्यूटर आधारित फॉर्म होता है। तो इस तरह से आसानी से आप इसको रेक्टिफाई करके और आंसर लगा सकते हो इस क्वेश्चन का। उसके बाद में अपन देखें तो वर्गीकृत जो सूची है कोड है उसमें एक ऐसी अंक प्रविष्टि जो कि किसी दस्तावेज का एक भाग की केवल एक वर्ग संख्या प्रदान करती है। यानी कि इसके अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है जिसके अंदर जो नेम नंबर एंट्री है उसको क्लास नंबर जो है उसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है उसके अंदर क्लास नंबर होता है, उसी को लिखा जाता है। तो ये आपसे यही पूछा गया कि ऐसी कौन सी नंबर एंट्री होती है। पहली चीज़ तो ये कि आपके जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री है कौन कौन सी नंबर एंट्री होती है वो बात करें अपन। तो नंबर एंट्री के बारे में अपन बात करें, मैंने बताया था वो क्लासिफाइड कैटलॉग होता है, उसके अंदर 2 तरह की एंट्रीज होती है, एक नंबर एंट्री और एक वर्ड एंट्री। तो क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर जो पहला अपन बात करें मेन एंट्री या फिर आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री है, वो दोनों होती है नंबर एंट्री। और उसके अंदर पूछा गया है कि जो नंबर एंट्री है उसमें किसी दस्तावेज के जो एक भाग की केवल वर्ग संख्या प्रदान करती है, ऐसी कौन सी एंट्री होती है। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो होती है, क्लासेस के अंदर अपन ने बात करी थी। क्रॉस रेफरेंस एंट्री में क्या होता है, बेसिकली कोई भी बुक होती है उसके अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए बनाई जाती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। और वो बेसिकली क्या करती है, एक बुक के अंदर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या फिर अपन जिसको बोलते हैं गेस्ट सब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो कौन से पार्ट से लेके यानी कि कितने पेज से लेके कितने पेज तक उसकी जानकारी है वो बताने का कार्य करती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो इसके अंदर ये बात करी गई है कि केवल वर्ग संख्या है उसको प्रदान करती है किसी दस्तावेज के एक भाग के, तो ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है। वो अपन ने अच्छे से देखा था क्लासेस के अंदर। फिर अपन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका है सूचीकरण के जो मानक सिद्धांत है वो निम्न के आधार पर दिए गए हैं, यानी कि जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल कैटलॉग है वो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके SR रंगनाथन है इनके द्वारा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, और इन्होंने जो है 4 फेजेस के अंदर नॉर्मेटिव प्रिंसिपल दिए थे। और कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कितने ये अपन ने बात करी कि कितने लेवल होते हैं उसके नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के। तो ये 3 लेवल होते हैं, जिसके अंदर अपन देखें लॉ होता है एक तो आपका, एक कैनन होता है, एक आपका प्रिंसिपल होता है, और 4 फेज यानी कि 4 बार अलग अलग टाइप से इन्होंने दिए हैं। तो 4 फेज के अंदर ये है, इनको विकास किया गया है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल का, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि बुक्स तो एक तो आपकी होती है अपन देखें तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है उसके बारे में, और वो 1938 के अंदर बनाई गई थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो उसके अंदर आया था सबसे पहले तो 6 टाइप के इन्होंने कैनन बताए थे। उसके बाद में अपन बात करें 1955 में, तो 1955 में इन्होंने हेडिंग एंड कैनन नाम से एक बुक दी थी, जिसके अंदर भी इन्होंने जो है बेसिकली बताया था उसके 2 कैनन्स के बारे में। और उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट जो इनकी बुक आई थी एक, जिसके अंदर अपन देखें उस बुक का नाम था आपका CCC का 5वां एडिशन आया था, जो कि 1964 के अंदर आया था। तो इसके अंदर जो है इन्होंने क्या किया था, 4 टाइप के आपके लॉ बताए थे, और उसी के साथ साथ में 2 टाइप के प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करी थी। और लास्ट में अपन 4th फेज के बारे में देखें तो ये 1969 के अंदर इन्होंने 4th फेज दिया था, जो कि एक इनका क्या था, एक टाइप की सीरीज आई थी या मैगजीन थी। तो उसके अंदर क्या किया था इन्होंने, जो एक आपका
लास्ट वाला कैनन है वो दिया था, रिकॉल वैल्यू वाला, और उसके साथ में 2 प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करी थी। तो इस तरह से 4 फेजेस के अंदर इसका विकास हुआ था। तो मानक सिद्धांत है, नॉवेल्टी प्रिंसिपल है, किसके द्वारा बनाया गया, तो एस आर रंगनाथन के द्वारा बनाया गया है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि जो एस आर रंगनाथन के अनुसार दूसरे क्रम की जो सारणी आने वाले विषय होते हैं उनको लागू किया जाता है। तो मैंने बताया आपको कि जो है इन्होंने 3 टाइप से बांटा है इसको, 3 जो लेवल है उसके अंदर इसको डिफाइन किया है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल को, जिसमें मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ होता है, उसके बाद में अपन फर्स्ट डिवीजन होता है वो आपका क्या होता है, कैनन होता है, और सेकंड डिवीजन होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो दूसरे क्रम से सारणी से रिलेटेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसमें आप सीधे सीधे लगा सकते हो प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलें 20वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कैनन है जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए कैटलॉगिंग के जो परिचय हैं उनमें से है, यानी कि जो कैटलॉगिंग से रिलेटेड इन्होंने कैनन बताए हैं उन वो कौन सा है, कि एस आर रंगनाथन के द्वारा बताए गए जो कैनन्स है उसमें जो कैटलॉगिंग से रिलेटेड कैनन है वो कौन सा है, पूछा गया इसके अंदर। तो आप देखोगे सबसे पहले तो आपका एक तो हो गया ये कैनन ऑफ क्लियरिटी, तो ये आपका जो है कैटलॉगिंग से रिलेटेड नहीं है। आपके कैटलॉगिंग से रिलेटेड जो है 9 कैनन दिए हैं एस आर रंगनाथन ने। तो इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो क्लियरिटी है, ये नहीं है आपका कैटलॉगिंग से रिलेटेड, और एक जो आपका सिंप्लिसिटी है ये नहीं है। तो ये दोनों तो आपके बाहर हो गए। उसके बाद में अपन देखें तो 2 कैनन बच गए, तो रिकॉल वैल्यू हो गया एक, तो एक रिलेवेंस हो गया। तो ये दोनों कैनन ही क्या है जो कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। लेकिन आप जब से देखोगे पढ़ोगे तो इसमें आपको पता लगेगा जो रिलेवेंस है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसको हटा करके मतलब इसका नाम ही चेंज कर दिया गया था शॉर्ट हेडिंग के नाम से। तो ये जो 19 अपन बात करें 50 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया था, एस आर रंगनाथन की जो बुक आई थी हेडिंग एंड कैनन उससे पहले, तो इसके अंदर इसका नाम चेंज करके और शॉर्ट एडिंग कर दिया गया था। तो इस ऑप्शन में से जो रिलेवेंस है ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, और सीधे सीधा आपका एक जो बचेगा वो है आपका रिकॉल वैल्यू। तो इस तरह से ये पूछा गया है कि कौन सा जो है कैटलॉगिंग से रिलेटेड जो है एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू दिया गया था, और 1969 है उसके अंदर इसको दिया गया था। और इसके लिए जो एक बुक आई थी तो वो इसके से रिलेटेड एक मैगजीन थी वो उसमें प्रकाशित किया गया था इसको कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलें, तो ये पूछा जा रहा है कैटलॉगिंग सिद्धांत पर आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, यानी कि जो ICCP जो सम्मेलन था वो कब किया गया था, पेरिस के अंदर। तो ये 1961 है इसके अंदर किया गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और ये आपको ध्यान रखना है ICCP है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, और पेरिस के अंदर ये की गई थी 1961 के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन, और ये किससे रिलेटेड है, इसके अंदर बेसिकली जो AACR है, AACR 1, तो उससे उसको मतलब वो आधारित है इनके ऊपर, जो ये प्रिंसिपल थे उनके आधार उन पे आधारित है AACR 1। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चले, तो निम्नलिखित में कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची विनिमय प्रारूप है उसका उदाहरण नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो है आपका विलोग्राफिक जो एक्सचेंज होता है उसका जो है एग्जाम्पल नहीं है। तो मार्क है वो आपका है विलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होता है। उसके बाद में अपन US मार्क देखें तो ये भी आपका है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है एक तरह का, जो विलोग्राफिक एक्सचेंज है उसका। CCF के बारे में भी अपन ने बात करी थी, ये भी आपका जो है एक जो विलोग्राफिक एक्सचेंज है उससे रिलेटेड होता है। लेकिन जो आपका FRBR है वो कोई टाइप का विलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, या एक्सचेंज का फॉर्मेट नहीं है। ये बेसिकली आपका क्या होता है, एक वैचारिक मॉडल है, एक जो अपन बात करें एक रिलेशनशिप मॉडल है जो कि आपका वैचारिक आधार पे है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, FRBR है वो कोई बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है, ये आपका जो एक वैचारिक मॉडल है, एक रिलेशनशिप मॉडल है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले, तो ये आपका है मार्क जो है, यानी कि मार्क प्रारूप के 1960 के दशक के मध्य विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा इसको विकास किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसके द्वारा मार्क है उसका विकास हुआ था 1960 के आसपास। और हेनरी टावराम है वो इसके मतलब है जो इनके द्वारा इसका विकास किया गया था। तो मार्क के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मार्क के कई टाइप के अलग अलग जो है, US मार्क आ गया, फिर कैनेडियन मार्क आ गया, फिर मार्क 21 हो गया, और कई टाइप के अलग अलग फॉर्म्स है जो अपन ने क्लासेस के अंदर एक के बारे में अच्छे से देखा है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। और उनके अलावा अपन ने उसके अंदर रिवीजन क्लासेस के अंदर भी उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझाया था, तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था मार्क्स से रिलेटेड। फिर अपन देखें तो मार्क के टैग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो शीर्षक, यानी कि इसके अंदर अपन बात करें टाइटल से रिलेटेड कौन सा टैग होता है मार्क के अंदर, तो आपको जो 245 है वो ध्यान में रखना है। जो टाइटल स्टेटमेंट है वो 245 के अंदर होता है। तो मार्क के अंदर अलग अलग टैग्स के बारे में अपन देखें तो मार्क के अंदर जैसे 100 टैग हो गया, वो आपका पर्सनल नेम से रिलेटेड होता है, यानी मैन एंट्री के पर्सनल नेम है उससे रिलेटेड 100 होता है। उसके अलावा अपन देखें तो एक आपका 080 होता है, वो UDC से रिलेटेड कोड होता है। और फिर DDC से रिलेटेड देखें अपन तो 082 है, वो DDC से रिलेटेड होता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उससे 010 होता है। और उसके अलावा आप देखोगे तो टाइटल स्टेटमेंट आपने ये देख लिया। एडिशनल स्टेटमेंट के बारे में देखें तो 2020 मतलब कि 50 होता है। और फिर आप देखोगे की टाइटल से रिलेटेड तो 222 होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो है इसके अंदर टैग्स के बारे में बात करी गई है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट टैग। तो आपको मार्केट टैग को अच्छे से देखना है।
उसके बाद में अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो ये आपकी है पहली इंडेंट जो कार्ड है, यानी कि पहली इंडेंशन कार्ड के बाईं हाशिए से कितने स्थान छोड़कर स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट इंडेंशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बात पूछी गई है कि फर्स्ट इंडेंशन जब स्टार्ट होती है तो कितने अंक छोड़ के स्टार्ट होती है। तो इसका जो आंसर है वो 9 माना गया है अभी एग्जाम के अंदर। और इससे पहले अपन बात करें कि जो 2022 है उसके पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थर्ड इंडेंशन होती है, जो इमेजिनरी इंडेंशन होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसका आंसर जो है माना गया था आपका 14। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है। जैसे आप अपन बात करें तो फर्स्ट इंडेंशन के लिए बेसिकली 8 माना जाता है, उसके बाद में अपन सेकंड इंडेंशन देखें तो वो 4 होती है, और फिर उसके बाद में थर्ड इंडेंशन है वो 2 होती है। तो इस तरह से जो आंसर है इसके अंदर तो माना गया है आपका 14, और इसके अंदर आंसर है वो 9 माना गया है। तो आपके जो है इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मतलब कि एक तरह से क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बात करी जाती है, तो इसका आंसर 9 माना गया है। लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है, अगर 9 आए अगले एग्जाम के अंदर तो 9 ही करना है, लेकिन 8 होता है इसका सही आंसर होता है। तो फर्स्ट इंडेंशन में 8 अक्षर छोड़ के स्टार्ट होती है, और सेकंड इंडेंशन होती है वो आपकी 4 अक्षर, यानी कि जो 8 को जोड़ने के बाद में 4, फर्स्ट के बाद में फर्स्ट जो होता है आपका लेफ्ट एज होता है, उससे फर्स्ट इंडेंशन स्टार्ट होती है 8 अक्षर छोड़ के। फिर सेकंड इंडेंशन है वो आपकी फर्स्ट इंडेंशन से 4 अक्षर छोड़ के स्टार्ट होती है, और थर्ड जो इमेजिनरी लाइन होती है जो ए सी आर टोन प्रयोग होती है, तो वो 2 लाइन छोड़ के स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट इंडेंशन आपकी 8 हो गई, और सेकंड इंडेंशन से बात करें अपन तो 12 हो गया, और जो थर्ड इंडेंशन है वो आपका 14 हो गया। तो उस तरह से इसका आंसर होता है। बाकी आपका जो आंसर है इसमें 9 माना गया है, तो आपको 9 भी ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में 9 आए तो 9 कर दो, नहीं तो 8 आए तो 8 ही करना है। फिर अपन देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जो आपका अपन बात करें सब्जेक्ट हेडिंग है उसमें डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में बात करेगी, किसके द्वारा दिया गया है। तो वर्णानुक्रम प्रसूची में जो विषय शीर्षक के लिए नियमों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो सीए कटर है, उनके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इनकी बुक है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और कब आई थी वो बुक, तो 1876 है इसके अंदर इसकी इस बुक को प्रकाशित किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। उसके अंदर फिर अपन बात करें नेक्स्ट, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सी जो है अनुक्रमणिका है जो कि जे केसर के द्वारा इसका विकास हुआ है, यानी कि कौन सी इंडेक्सिंग है जिसका विकास है जे केसर है उनके द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग जो होती है जो 1911 के अंदर आई थी, उसका विकास है जे केसर के द्वारा किया गया है। और जे ए केसर नहीं है, सॉरी, जे ओ केसर है। तो जूलियट ऑटो केसर है, उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। और सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग है जो कि 1911 के अंदर आई थी। तो इंडेक्सिंग से रिलेटेड आपको जितने भी इंडेक्सिंग है वो ध्यान में रखनी है। अब जो ये सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग है वो आपकी प्री कोऑर्डिनेट होती है। तो अपने इंडेक्सिंग की 2 क्लासेस ली थी, उसके अंदर अच्छे से बताया था कि 2 टाइप की जो इंडेक्सिंग होती है आपकी प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट, तो वो किस तरह से होती है। और उसके अंदर जो आप पिछला एग्जाम देखोगे तो उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट होता है, उनको डिफाइन करके पूछा गया। तो अपन ने बहुत अच्छे से ये चीज़ें हैं वो देखी थी। तो अपन जब नेक्स्ट अपन जैसे अब 2024 वाले पेपर के बारे में आप इसकी आज क्लास में देख रहे हैं, और 2022 वाला जो पेपर है उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन उस पेपर के अंदर पूछे गए थे, और किस तरह से अगर आप वो पेपर देखते तो 2024 वाला पेपर है उसको आप अच्छे से कर सकते थे। तो इस तरह से जो पुराने साल के पेपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस पेपर में आपके जो जिन जिन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको नेक्स्ट पेपर के अंदर अच्छे से पढ़ना है, और अपन क्लासेज है उसमें भी उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के और अच्छे से चीज़ें हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी है अपनी 1-2 क्लासेस डेमो, तो उसके अंदर देख सकते हो रिविजन किस तरह से हो रहा है, तो वो भी देख सकते हो। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर देखें। तो ये हो गया आपका जे केसर है उनके द्वारा विकास किया गया है सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग का। फिर चैन इंडेक्सिंग के बारे में अपन बात करें तो चैन इंडेक्सिंग है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये आपका एस आर रंगनाथन है, उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। और उसके बाद में अपन देखिए पिकअप बूम जो है ये वाली है जो पोस्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसका विकास है वो डब्ल्यू आपके बेटर है उनके द्वारा किया गया था। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना, डब्ल्यू बेटर है उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो ये आपका है कि 2 पंक्ति और 3 भाग यानी कि 2 लाइन और 3 पार्ट्स है वो कौन सी इंडेक्सिंग है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेसिज है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेसिज है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो प्रेसिज को आपको ध्यान में रखना है कि 2 लाइन और 3 जो आपकी पार्ट है वो प्रेसिज के अंदर होता है। इसमें बेसिकली तीन पार्ट होते हैं किसी भी जो डिस्क्रिप्शन है या फिर इंडेक्सिंग है उसके अंदर। तो एक तो आपका लीड होता है, उसके अलावा एक होता है आपका क्वालिफायर, और जो थर्ड होता है वो आपका डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स के अंदर इसको बांटा जाता है, और 2 लाइन में इसको जो है इंडेक्सिंग है उसको बनाया जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रेसिस को 2 लाइन और 3 पार्ट्स। तो इस तरह से इसको जो भी होती है इसमें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है इंडेक्सिंग होती है उसमें इस तरह से बनाया जाता है इसको। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रेसिस से रिलेटेड है ये आपका 2 पार्ट, 2 लाइन और 3 पार्ट्स, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में प्रेसिस में अपन चलें तो पहली बार प्रयोग कब किया गया प्रेसिस का, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है बीएनबी है, इसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था प्रेसिस का सबसे पहले। और प्रेसिस से पहले उसके अंदर चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्रेसिस है उसको बनाया ही बीएनबी के द्वारा किया गया था। बीएनबी की जो अपन बात करें इंडेक्सिंग है उसके लिए बनाया गया था, जो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो ये आपका है जो साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग है उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा बनाया गया। तो आपको ध्यान में रखना है साइटेशन इंडेक्सिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इंजन आपके यूजिन गारफील्ड है उनके द्वारा इसका विकास किया गया था साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो इंडेक्सिंग है आपकी बेसिकली पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती है, जिस तरह से प्रेसिस है वो भी पोस्ट कोऑर्डिनेट होती है और ये भी पोस्ट कोऑर्डिनेट होती है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये आपसे पूछा गया जो एस आर रंगनाथन की चैन इंडेक्सिंग है उसके अंदर कौन सी कड़ी नहीं है। यानी कि जो एस आर रंगनाथन है उन्होंने चैन इंडेक्सिंग जब दी तो उसके अंदर क्या था कि उन्होंने 4 तरह की कड़ियों के बारे में बात करी थी। सबसे पहले शॉर्ट लिंक के बारे में, दूसरी है वो अनशॉर्ट लिंक थी, तीसरा था वो आपका फॉल्स लिंक था, और चौथा है वो आपका मिसिंग लिंक था। तो इस तरह में आप देख सकते हो जैसे फॉल्स शॉर्ट लिंक था, अनशॉर्ट लिंक था और फॉल्स लिंक तो था, लेकिन ट्रू लिंक उसके अंदर कोई नहीं था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कड़ी का प्रयोग नहीं किया गया, तो ट्रू लिंक है उसका प्रयोग नहीं किया गया। शॉर्ट लिंक जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, चैन इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। चैन इंडेक्सिंग में क्या होता है, जिस तरह का एक क्लास नंबर होता है, जैसे डीडीसी का क्लास नंबर है या सीसी है उसका क्लास नंबर है, तो उस क्लास नंबर की हेल्प से जैसे कोई सामान्य आदमी है जैसे जिसको आपके जो है ये कैटलॉग कोड्स के बारे में नहीं पता है, तो वो किस तरह से उस हेडिंग की हेल्प से कोई चीज़ को जो बुक है उसको खोज सकता है। तो उसके लिए चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। जो क्लास नंबर होता है उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के और फिर क्या किया जाता है कि वो जो हेडिंग होती है वो बनाई जाती है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल रूप में होती है, जो कि आपको सामान्य वर्ड्स होते हैं उनके रूप में होती है। तो ये चैन इंडेक्सिंग की हेल्प से बनाया जाता है। अब चैन इंडेक्सिंग में अपन बात करते हैं क्लास नंबर से तोड़ के अपन लिंक बनाते हैं, उसमें जिससे हेडिंग बनाई जाती है वो आपकी शॉर्ट लिंक होती है, अनशॉर्ट लिंक होती है जिससे हेडिंग नहीं बनती है। फॉल्स लिंक के बारे में अपन बात करें तो फॉल्स लिंक जो होती है वो आपका मतलब कि एक तरह का उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो एक तरह से जैसे अपन बात करें जीरो या डॉट ऐसे शब्द होते हैं उनको फॉल्स लिंक के रूप में माना जाता है। और मिसिंग लिंक होती है जो कि बीच में से गायब हो जाती है, तो वो अपन ने क्लास के अंदर अच्छे से देखा है। बाकी आपको ध्यान रखना है जो अपन बात करें चैन इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अपन नेक्स्ट बात करें कि आपका कीवर्ड इंडेक्स अनुक्रमण के बारे में या कीवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में। तो कीवर्ड इंडेक्सिंग को बोला जाता है क्विक इंडेक्सिंग। तो क्विक की फुल फॉर्म ये है आपकी कीवर्ड इंडेक्सिंग जो है उसको बोला जाता है क्विक। और ये किसके द्वारा दी गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है जो एचपी लुहान थे इनके द्वारा इसका विकास किया गया था कीवर्ड इंडेक्सिंग का। और ये जो होती है कीवर्ड इंडेक्सिंग ये भी आपकी जो है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग से रिलेटेड ही होती है। और जो आईबीएम है वो संस्थान है वो उसके द्वारा इसका विकास किया गया था। तो ये अपन ने देखा था सब चीज़ें। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ें तो ये आपका है कि जो थियोसॉरस है उसमें आरटी होता है, उस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आरटी जो शब्द है वो आपका रिलेटेड टर्म से रिलेटेड होता है। इसमें जो थियोसॉरस है वो बेसिकली क्या करता है, जो शब्द होते हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो बताने का कार्य करता है। जिस तरह से अपन बात करें तो जो एक शब्द है उसके कई मीनिंग है या फिर एक मीनिंग के कई शब्द है, तो उस तरह से बताने का कार्य करता है थियोसॉरस। जो कि आपके जैसे अपन बात करते हैं कोई अलग अलग टाइप के शब्द होते हैं उनके बीच में जो मानक शब्द होते हैं उनको बनाने का कार्य किया जाता है। तो जिस तरह से इंडेक्सिंग होती है उसमें भी बेसिकली थियोसॉरस है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आरटी है उसका मतलब होता है रिलेटेड टर्म। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो ये आपका है पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में जो प्रेसिस है उसमें सी शब्द का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया जो फुल फॉर्म्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। प्रेसिस की फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट, और फिर इंडेक्सिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें जो सी है उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फुल फॉर्म्स आपको सबकी ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में अपन प्रेसिस के अंदर देखें तो आप देख सकते हो प्रेसिस के बारे में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रेसिस का सबसे पहले अपन बात करें तो ये इसको मतलब कि क्या बात इसके अंदर बीएनबी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था और प्रेसिस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। उसके अलावा आप देखोगे प्रेसिस के अंदर जो रोल ऑपरेटर होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप देखोगे प्रेसिस के अंदर जो इन्वर्टेड फॉर्म है उसका मतलब कि रोल ऑपरेटर जो होते हैं इसके अंदर उसमें इन्वर्टेड फॉर्म है, उसके लिए कौन से रोल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो 4 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रेसिस होता है उसके अंदर 2 तरह के रोल ऑपरेटर होते हैं। रोल ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि जो शब्द है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है। जैसे कोई शब्द है वो लोकेशन के बारे में बता रहा है, कोई शब्द है वो एक्शन के बारे में बता रहा है, या फिर किसी एजेंट के बारे में बता रहा है जो उस काम को कर रहा है, या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट का जो व्यू पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म के अंदर है वो उसके बारे में बता रहा है। तो ये बताने का कार्य करते हैं आपके लोकेशन जो आपके रोल ऑपरेटर होते हैं वो।
तो रोल ऑपरेटर में जो आपके दो टाइप के रोल ऑपरेटर होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक आपका सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 0 से लेके 6 तक के होते हैं रोल ऑपरेटर। तो उसमें जो 0 होता है वो आपका लोकेशन से रिलेटेड होता है, 1 होता है वो आपका की सिस्टम होता है, और 2 होता है वो आपका एक्शन होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं। जो 4 नंबर का है उसके अंदर क्या होता है कि व्यू पॉइंट ऑफ फॉर्म के बारे में बताता है, यानी कि जो कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसका व्यू पॉइंट क्या है, वो किस टाइप की फॉर्म है उसके बारे में बताता है। तो इन्वर्टेड फॉर्म है, फॉर्मेट है, वो किससे रिलेटेड होता है, वो 4 नंबर से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और उसके बाद में अपन आगे बढ़े तो पॉप्सी से रिलेटेड पूछा गया कि किसके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो पॉप्सी का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, गणेश भट्टाचार्य उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। और ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो ये है चैन इंडेक्सिंग है उससे रिलेटेड ही था, मतलब कि चैन इंडेक्सिंग है उसी का ही जो एक उसको अच्छे से डेवलप किया गया था। कि चैन इंडेक्सिंग उसमें क्या था बेसिकली, जो है वो क्लास नंबर से रिलेटेड था या फिर किसी भी क्लासिफाइड कैटलॉग है उससे रिलेटेड था। तो इसको क्या किया गया कि बाद में उसको इस तरह से बनाया गया कि जो आसानी से उसको, मतलब कि जो चैन इंडेक्सिंग है उसकी जितनी कमियां हैं उनको दूर करके और पॉप्सी को बनाया गया था। तो पॉप्सी के अंदर जो है डेपा एम जो एक शब्द होता है उसके रूप में इसका मतलब कि जो इंडेक्सिंग है वो बनाई जाती है डेपा एम के रूप में, और डेपा एम के रूप में इस चीज़ को बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी प्रेस पॉप्सी है उसके बारे में अपने अच्छे से बात करी थी। तो इस तरह से जो आपके हैं 2024 के जितने क्वेश्चन थे वो आज की क्लास के अंदर अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब जो इससे 2022 वाले क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार और डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको जो सेकंड यूनिट है उसमें समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपन बेसिकली बात करें कि सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो देखो, एक तो आपका जो है इसके अंदर जो आपके लाइब्रेरी साइंस में अपन बात करें तो जो शब्द होते हैं जैसे कैटलॉग शब्द हो गया या क्लासिफिकेशन हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, बिब्लियोग्राफ हो गया, डिक्शनरी हो गया, तो इन सब जो शब्द है इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, कौन सी भाषा का शब्द है ये सब चीज़ें। और जो परिभाषाएं हैं जैसे कैटलॉगिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो इनकी जो परिभाषाएं दी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में अपन बात करें बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो इसमें आईएसबीडी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएसबीडी के साथ में मार्क है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। एफआरबीआर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एफआरबीआर में आप देखोगे तो उसके अंदर जो आपके यूज़र टास्क होते हैं और वो सब चीज़ें होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एफआरबीआर में ग्रुप्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। और एक जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आईएसबीडी है या मार्क है या कोई भी सीसीएफ है, तो इनको कब विकास किया गया, किसके द्वारा विकास किया गया, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो एक बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। उसके अलावा इनको डिटेल से भी पढ़ने की जरूरत है आपको, जैसे आईएसबीडी है, मार्क है, एफआरबीआर है, तो इनको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, इनको अच्छे से पढ़ो आप। उसके अलावा अपन बात करें तो वो क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आप देखोगे ACR2 और CCC जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने। और फिर उसके अलावा जो है जैसे कैटलॉग कार्ड है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कार्ड कैटलॉग है वो उसके साइज वाइज के बारे में और ये सब चीज़ें, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर एक जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका आता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में बेसिकली जो है आपके कैनन्स आते हैं, लॉज आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं। तो आपको सिर्फ कैनन के बारे में नहीं पढ़ना है, लॉ और प्रिंसिपल है उनके बारे में भी ध्यान में रखना है। तो चार चार आपके लॉ और प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं। और उसके बारे में जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उसका डेवलपमेंट कैसे किया गया, कौन सी बुक में कौन सा आया था, और उनके जो आपको एक क्रम है वो भी ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर 9 तक जो है क्रम, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूरी एक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हो गया, एसबीडी हो गया, मार्क हो गया, एफआरबीआर हो गए, ये हो गया। और उसके अलावा जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। आप जिससे देखोगे आप सिलेबस के अंदर डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है आपके कैटलॉग है उससे रिलेटेड इंडेक्सिंग होता है। क्योंकि कैटलॉग के अंदर बेसिकली क्या होता है, किसी बुक के बारे में जानकारी होती है कि बुक के अंदर है वो बुक किस टाइप की है। और जो इंडेक्सिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो बताता है कि जो बुक के अंदर मटेरियल है वो कहाँ कहाँ पे है, उसकी लोकेशन के बारे में, किस टाइप का मटेरियल है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इंडेक्सिंग भी आपका जो है इससे रिलेटेड है, ये आपको अच्छे से देखना है। जो जितने भी टाइप के इंडेक्सिंग है उनके आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके द्वारा इसका विकास हुआ था और किस टाइप की क्या है। और बाकी अपन ने जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग देखी थी जैसे प्रेसिस हो गई, पॉप्सी हो गई, चैन इंडेक्सिंग हो गया, और क्विक है जो है उसके बारे में, तो इनके बारे में आपको अच्छे से देखना है, वो अपन ने क्लासेस के अंदर अच्छे से करा है। तो इस तरह से जो है सेकंड यूनिट अपन ने जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आपको अच्छे से जो है ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ना है सेकंड यूनिट को। और बाकी अपनी क्लासेस के अंदर सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट हुई है। तो आप चाहो तो कोर्स ले सकते हो, और रैंकर्स बैच के नाम से अपना जो है ऐप के ऊपर कोर्स मिल जाएगा आपको। और ऐप के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एस्पिरेंट्स अकेडमी के नाम से ऐप है अपना, तो उससे आप है जो देख सकते हो उसको डाउनलोड करके, और उसके ऊपर जो है कोर्स परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए।